नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान इस वक्त खुलकर डर का इजहार कर रहा है। उसे पता है भारत ने पिछले हमलों का बदला लेने में कभी कोई भूल नहीं की और ना ही भारत भूला है, और अब भी उसकी नजरें सख्ती से जमीनी हकीकत पर टिकी हुई हैं। आतंक आका पाकिस्तान जो कि बार बार सीमा पर उकसाने की कोशिश कर रहा है, इस बार समझ गया है कि भारत के हाथ खाली नहीं है और पाकिस्तान ने जो ये कायराना हरकत की है, ये एक्ट ऑफ वॉर है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नजर आ रही है। वो हर कदम पर अपनी कमजोरी छिपाने के लिए गीदड़ भपकियां दे रहा है, लेकिन सच ये है कि उसकी ये हरकतें सिर्फ उसकी खोखली ताकत को उजागर करती हैं। भारत का मैसेज क्लियर है, आतंकवाद और उसकी हर हिमाकत का खात्मा किया जाएगा, और गुस्ताखी करने वालों को समझ लेना चाहिए कि भारत बदला लेने में अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। चाहे वो पुलवामा का बदला हो, उरी का बदला हो या फिर पहलगाम का बदला हो, हमने हर बार बदला लिया और इस बार भी बदला होगा, और ये बात पाकिस्तान अच्छी तरीके से जानता है। आज इसी पर करेंगे इंटरनेशनल डिबेट। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। भारत के किसी भी एक्शन से पहले पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐसे बयान दिए हैं जिससे साफ होता है कि उनका मानसिक संतुलन खतरनाक दौर में डगमगा रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भपकी दी है। आसिफ ने दावा किया है कि उनकी सेना दो मोर्चों पर, यानी कि पूर्वी सीमा पर भारत और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान तालिबान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर के लिए तैयार है। ऑलरेडी हमें इल्म है चीजों का जो है, एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस बोथ ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर जो है, जो दुश्मन जो है, हम उसका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला की मदद से करेंगे। पहले भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही है, अब भी मदद शामिल हाल रहेगी। ये लोग जो हैं ये बिल्कुल, अगर ये चाहते हैं कि फाइनल राउंड हो और ऑल आउट जो है एक हॉस्टिलिटी शुरू हो जाए, तो उसके अलावा क्या चाह रहा है हमारे पास। पाकिस्तान की दो निवाले की औकात नहीं है और बात दो जंग की कर रहा है। पाकिस्तान की कमजोरी उसकी आतंकी आश्रय भूमि और लगातार बढ़ती अंदरूनी आर्थिक अस्थिरता भी है, जबकि भारत की मजबूती उसकी सशक्त सेना, आधुनिक तकनीक और मजबूत अर्थव्यवस्था है। ऑपरेशन त्रिशूल और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी तैयारियां इसकी जीती जागती मिसाल है, जो भारत को हर संकट में निर्णायक जवाब देने में सक्षम बनाती है। भारत का मैसेज क्लियर है, कोई भी चुनौती हो, हम पूरी ताकत और रणनीति के साथ तैयार हैं। पाकिस्तान को पता है जवाब आएगा, लेकिन जवाब कब जाएगा, जवाब कब दिया जाएगा, यह तय भारतीय सेना, भारत की सरकार करेगी, और सरप्राइज एलिमेंट इसमें बहुत जरूरी माना जाता है। भारत की योजना पूरी तरह से सुविचारित और रणनीतिक है। हमारी सेना पूर्व और पश्चिम दोनों सीमाओं पर अलर्ट है, लेकिन भारत की नीतियां केवल प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं है। भारत के खुफिया तंत्र और सेना की सशक्त तैयारियों ने पाकिस्तान के दावों को हवा देने का मौका ही नहीं दिया। भारत का फोकस है सटीक, सीमित और निर्णायक कार्रवाई। भारत ने पिछले वर्षों में अपनी सीमाओं पर अत्याधुनिक हथियार और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। कोई भी तनावपूर्ण स्थिति आई हो तो भारत न केवल जवाब देने के लिए तैयार रहा है, बल्कि पाकिस्तान को उसकी करनी का खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। पाकिस्तान की मानसिकता इस वक्त डर और घबराहट की तरफ बढ़ रही है। लगातार आतंकी हमलों और आतंकी समूहों को पनाह देने के कारण उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल हो चुकी है। भारत की दृढ़ता और कूटनीतिक दबाव के चलते पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर अलग थलग भी रहना पड़ा है। इसलिए पाकिस्तान की गीदड़ भपकी उसकी कमजोरी का संकेत देते हैं। भारत के पास न केवल मजबूत सैन्य बल है, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक ताकत भी है। ये सारी ताकतें मिलकर पाकिस्तान को घुटनों पर लाने का काम कर रही हैं। भारत की रणनीति साफ है, कोई भी युद्ध यदि होता भी है तो सीमित होगा, पर प्रभावी और निर्णायक होगा। और इस बार जो पीओके से काम किया इन लोगों ने, तो पीओके में इस बार फिर से आतंकी अड्डों पर कार्रवाई होगी। ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, और बहुत जल्द होगी। पाकिस्तान की हर चुनौती का जवाब, हर आतंकी हरकत का जवाब भारत के जवान देने के लिए तैयार हैं, सशक्त भारत देने के लिए तैयार है। इस वक्त जरूरत है संयम की, लेकिन साथ ही साथ सतर्कता और सटीकता भी जरूरी है। भारत ने हमेशा अपनी सीमाओं की रक्षा की और करता रहेगा। कोई भी गीदड़ भपकी भारत को पीछे हटाने या भयभीत करने में कामयाब नहीं हो पाएगी, या कोई भी गीदड़ भपकी भारत के एक्शन को नहीं रोक पाएगी जो आतंकियों पर एक्शन होना है। पाकिस्तान की हर कोशिश बेअसर रही है,
बेअसर होगी। युद्ध के इस सियासी खेल में भारत का प्लान साफ है कि मारेंगे, घर में घुसकर मारेंगे और इस बार फिर मारेंगे। पाकिस्तान चाहे तो रोक सके तो रोक ले, जो कि उसकी औकात नहीं है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। इसके अलावा मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ होंगे, मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ होंगे, सीए डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ होंगे, भू राजनीतिक विश्लेषक और निपुण आलम बयान हमारे साथ होंगे, विदेश मामलों के जानकार। मलिक साहब, आपका बहुत स्वागत है और तमाम पैनलिस्टों का भी स्वागत करेंगे। पहले मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, बात पीओके का कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है और ये एक्ट ऑफ वॉर ये पाकिस्तान भी जानता है, इसलिए पाकिस्तान बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में, डर की वजह से कह रहा है हम दो मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं। दो वक्त की रोटी की औकात नहीं है, दो मोर्चों पर जंग की बात कर रहा है। विवेक, नमस्कार, और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान एक दिन कहता है कि हम युद्ध की जंग के लिए तैयार है, अगले दिन उसके जो जनरल्स हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनकी टांगे कांपने लगती है। एक दिन वो कहता है कि हम किसी से नहीं डरते, हम जो जज्बे वाली कौम है, अगले दिन वो भूखों मरता है और भीख मांगने लगता है। देखिए, पाकिस्तान एक कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ लैंड है। ये ना तो देश है, ना नेशन है, ना इसके अंदर कोई जज्बा सजबा है। ये लोग बिके हुए लोग हैं। लोग, वहां की आवाम को मैं थोड़ा अलग करता हूं, लेकिन जो वहां की सत्ता पर काबिज है, जिनके हाथ में वहां का रिमोट होता है, ये रिमोट के तहत दुनिया भर को भभकियां देते हैं। अपना एमिनेशन, आर्टिलरी 2 पैसे के लिए जाके उस देश को बेच के आते हैं जिस देश से ये घृणा करते हैं। मेरा मतलब इजराइल से है। इन्होंने अपने सारे वो काम किए हैं, अपने उम्मा को लेके कोशिश करते हैं कि जो उम्मा हम है, हमारे मुस्लिम बरादर है। चलिए, अच्छी बात है। तो फिर 30,000 जनरल जिया उल हक क्यों मार के आते हैं इसराइल के सामने, वहां पे जब 1970s के दशक में उधर फिलिस्तीन को मार के आते हैं? अगर आपके अंदर इतनी ही हिम्मत है तो लेके आइए ना, सब लोगों को अपने यहां पे फंसाइए। आप अफगानियों को खुद निकाल रहे हैं, वो तो आपके बिरादर भाई है। आज अफगानी हिंदुस्तान के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया है कि हमारे हिंदुस्तान के साथ जो ताल्लुक है वही तुम्हें जिंदगी का जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, खुशहाल जिंदगी दे सकते हैं। अब हमको गीतर भबकी दे जाते हैं। दिल्ली में मैं बताता हूं विवेक, दिल्ली के जो कनेक्शन है, इनके कनेक्शन, इनके तार जुड़ेंगे। कुछ कुछ खबरें ये आ रही हैं कि अब पाकिस्तान ने अपने हैंडलर्स को विदेशों में बैठाना शुरू कर दिया है। मसलन तुर्की। हम जानते हैं तुर्की हमारा कितना खैरम ख्वाह है, हमारा कितना बड़ा वेल विशर है। अब इनके हैंडलर्स, जो ये लोग हैं जो सामने आ रही है, इनके जो डॉट्स हैं, वो डॉट्स ये लिंक कर रहे हैं कि अपने ऊपर ब्लेम ना आए, इसलिए इनके हैंडलर्स को, इनके जो कंट्रोलर्स है, रिमोट कंट्रोलर्स, इनको बैठाइए विदेश में, दूसरे देश में, शायद यूरोप में भी बैठा देंगे कल ये। बात यह है कि इनकी गिदत भबड़ियों का हमारे पास कोई असर नहीं पड़ता। भारत की जो डिस्पेंसेशन है, प्रेजेंट सरकार है, इसको ये पढ़ने में बार बार गलतियां करते हैं। प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा है उसको बस समझने की देर जरूरत है। कहां आएगा, कैसे आएगा रेस्पॉन्स, किधर से आएगा, नोबडी नोज। और आई थिंक ये ही एक बहुत अच्छे टेक्नीशियन, डिप्लोमेट और एक अच्छे ऑपरेशन की सफलता का एक क्रक्स होता है, एक फॉर्मूला होता है। इनको देने दीजिए जितनी भभकियां हैं। ये हमेशा भभकियां, गीदड़ भभकियां देने के तो मास्टर हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने के ये लोग मास्टर हैं। लेकिन हमको नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो दिन चले गए कि ये धमकियां देते थे और हम इनको हाथ बढ़ा के चुपचाप बैठ जाते थे। सबसे बड़ा मुंबई पर जो अटैक हुआ, इससे बड़ा कलंक नहीं हो सकता आतंकवाद का किसी भी देश के ऊपर। उस कलंक को भी हमने सहा है, क्योंकि पाकिस्तान की धमकी और इंटरनेशनल प्रेशर के सामने हमने घुटने टेके। इसको स्वीकार करने में मुझे तो कोई अफसोस नहीं है। मैं एक सिटीजन हूं और एक सिटीजन के कारण जितनी मैं एनालिसिस करता हूं, मुझे शर्म आती है उन दिनों को याद करके कि हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद उन दिनों नहीं किया। उन दिनों हमने अपने आप को क्यों रोका? ऐसी क्या मजबूरियां थी इस देश के सामने कि वहां पे रोका? अब ये लोग हमें बार बार भभकियां देते, दे रहे दीजिए, थोड़े दिन बाद इनकी गीदड़ भभकियां चुप हो जाएंगी। फिर 3-4 महीने बाद जब इनको थोड़ा पैसा मिल जाएगा बोलने का, फिर दोबारा से ये बोलना, इनको फिर भाषा मिल जाएगी, फिर बोलेंगे ये लोग। लेकिन इनकी भभकियों से हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। रेस्पॉन्स आएगा, किधर से आएगा, कब आएगा, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम एंड मैटर ऑफ सीक्रेसी। रिस्पॉन्स बिल्कुल मिलेगा सर, और सूद समेत मिलेगा जी। और ये बात सभी जानते हैं। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्की सर, आपका भी स्वागत है। मेजर आशीष, आपका भी स्वागत है। अमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और
आलम बयान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब चुग साहब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, अभी कुछ बांग्लादेश में भी पका रहे हैं लोग, कुछ तुर्की में भी पका रहे हैं। तुर्की से हमारा अपाचे का जो कंसाइनमेंट 3 अपाचे का हमको मिलने वाला था, उसने तुर्की ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी, तो वो कार्गो वापस लौट गया। तो ये कुछ पका तो रहे हैं फिर से, और मुझे लगता है कि इस रिस्पांस के बाद फिर उधर से भी कुछ हरकत हो सकती है। बिल्कुल जी, नमस्कार है, जय भारत है। जय भारत। इसमें बड़े इंटरेस्टिंग 3-4 मुद्दे आते हैं। मे बी आप जितना समय अलाउ करेंगे मैं उसके हिसाब से उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। पहला मुद्दा ये आता है कि ऑब्वियसली कैसे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज बीन फाइनेंस्ड थ्रू क्रिप्टो करेंसी। ये जो पूरा जो चीज़ें जो नेक्सस जो क्रिएट किया गया एंड जिस तरीके से ये जो बॉम्ब एक्सप्लोजिव्स वगैरह जो इकट्ठा किया गया, वहाँ पे क्रिप्टो का एंगल आता है। दूसरा, अमोनियम नाइट्रेट इतनी मात्रा में फर्टिलाइजर्स के थ्रू ही आप ले सकते हैं, और फर्टिलाइजर्स वेयर हाउसेस कहाँ कहाँ हैं वो आप सब समझते हैं। वहाँ वहाँ से यानी कि सप्लाई किया जा रहा है, जहाँ पे कई हो सकता है, मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, कई लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व। तीसरा, यहाँ पे आप ये भी समझें कि ये जो एक्शन था ये कहीं ना कहीं वॉज नॉट द ट्रिगर पॉइंट फॉर मे बी, जैसे हमने देखा कि वो एकदम से प्री प्लान्ड ब्लास्ट हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 14 नवंबर यानी कि कल, जहां पे बिहार इलेक्शन के ऑलरेडी एक एग्जिट पोल्स आ रहे हैं कि एनडीए जीत रही है, और एनडीए जीतने के बाद सारे जो हाई कमांड है वो कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो ये 3000 किलो का जो अमोनियम नाइट्रेट है वो मे बी 150-200 करके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जब पहले ये करते थे 2004 से 2014 वैसा ही ये सीरीज कराते, मगर इनका वो प्लान नहीं था, इनका प्लान कुछ और बड़ा था। तो मेरे को लगता है कि भूमिका मैं आपको 3-4 एंगल दे रहा हूँ। और चौथा एंगल जो ये है कि देखिए, आप समझ सकते हैं कि जब वो एग्जिट पोल्स आते हैं तो ये भी बताया जाता है कि कहाँ पे हलवा बन रहा है, कहाँ पे बटेगा, कहाँ पे लड्डू बन रहा है, कहाँ पे बटेगा, एंड वो राइजन वाला एंगल आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड साथ में, इफ नॉट हियर, पॉसिबिलिटी वाज इवन फॉर क्रिटिकल डेट्स इन दिसंबर एंड जनवरी, जब राम मंदिर बना एंड कैसे कैसे वो बना, एंड वहां पे प्रसाद बनेगा। आप समझ सकते हैं जो मैं एंगल देने की कोशिश कर रहा हूं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे जैसे ये एंगल खुल रहा है, यहाँ पे क्रिप्टो की जो सप्लाई है वो यूएस की इन्वॉल्वमेंट भी क्लियर लफ्जों में दिखाता है। एंड अभी रिसेंटली आप देखें S-400, जिसके आप इसे ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी मान के चल रहे हैं? पूरी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, और मैं सिर्फ टर्की तक रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा अपने आप को, मैं तो बियॉन्ड दैट जा रहा हूं। क्योंकि यूएस में जब ये पहलगाम में जब मारा गया, तो उससे पहले ही ट्रम्प के जो स्टीव विटकॉफ हैं, ये सारे लोगों ने ऑलरेडी पाकिस्तान को क्रिप्टो हब ऑफ साउथ ईस्ट एशिया बनाने का जो प्लानिंग कर रखी है, और क्रिप्टो के थ्रू ही पेमेंट करने का मतलब यह है कि ट्रेसेबिलिटी ना हो कि पेमेंट कहां से किसको जाई जा रही है। एंड ऑब्वियसली ये जो राइसिन है, ये मैं और आप, ये जो कैस्टर की जो सीड्स है, मैं और आप घर पे बैठ के नहीं बना सकते, हमें लो कॉस्ट लैब्स चाहिए। तो लो कॉस्ट लैब्स का एक नेटवर्क क्रिएट किया गया, एंड लो कॉस्ट लैब्स को पेमेंट किस तरीके से मिलेगी, वो क्रिप्टो के थ्रू, ताकि आप ट्रेसेबिलिटी ना कर पाए। मतलब मैं कह रहा हूं कि ये कॉन्स्पिरेसी छोटी थी, एंड दिस स्टार्टेड नॉट विद हेयर। जो 10 दिन पहले जो जीपीएस स्पूफिंग शुरू करी, वहां से वो प्लान था। तो यानी मैं नटशल में ये कहने की कोशिश करता हूं, एक तरफ टेक्नोलॉजिकल वारफेयर इन्होंने क्रिएट करा, जो कि थैंकफुली हम बच गए, वी वर ऑलरेडी मतलब वी वर अहेड ऑफ देम, जो वो सोच पाए। दूसरा, उन्होंने फिर बायो वॉरफेयर भी प्लान किया, और तीसरा एक्सप्लोजिव वॉरफेयर। तो तीनों केस में मतलब ये पूरा एक्ट ऑफ वॉर, ऑलरेडी वो चाहते हैं कि एक्ट ऑफ वॉर कह के भारत अटैक करे, बिकॉज दे वांट कि भारत इन्वॉल्व हो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में, ताकि उसकी इकोनॉमी कहीं ना कहीं डगमगाए। दैट इज आइडिया। मतलब मेन टारगेट है इंडिया के इकोनॉमी को हिट करने की। वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान तो लतखोर तो है ही, वो पैदाइशी लतखोर है, लात खाने की आदत है उसकी। वो किराए के लिए, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी में जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उधर से फंड मिला हो आपका, आप कर लो और हम आपको फंड कर देंगे। क्या दिक्कत है? यूक्रेन लड़ रहा है रशिया से 3 साल से, अभी भी लड़ा जा रहा है। तो यूक्रेन के पास इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है, इतने पैसे हैं, लड़ रहा है फिर भी वो, और रशिया को फंसाए हुए। मैं कार्की सर से इसका रिस्पांस चाहूंगा कि अभी तक वो कैसे देख रहे हैं इस पूरे केस को। कार्की सर। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद सर।
ये जो पूरा प्रकरण अभी तक हुआ है, इसमें जो चीजें सामने आई हैं, अगर देखा जाए ये एक लंबी प्लानिंग वाली कॉन्स्पिरेसी है। इंटरनेशनल एंगल इसका स्थापित हो चुका है, जैसा अभी बताया गया था। तुर्की और अफगानिस्तान का भी नाम आ रहा है जहाँ पे वो अभी जाके छुपा है। तो ये 2022 से कहते हैं, ये जो रेडिकलाइजेशन और ये प्लानिंग और जो स्टॉकिंग चल रही थी और अपने मॉड्यूल्स को प्लेस करना, अभी तक आप अगर देखें तो ये एक ही मॉड्यूल, फरीदाबाद मॉड्यूल जो है, ये डॉक्टरों का मिला है। लेकिन इसकी जड़ें कश्मीर से होते हुए वो जैश ए मोहम्मद को जुड़ रही है, क्योंकि पीओके ये हेडक्वार्टर। सही ना। हाँ, जो जैश ए मोहम्मद का इसमें बड़ा हाथ आ रहा है। लेकिन जैसे बताया गया था कि इसकी जो मीटिंग्स हुई हैं वो तुर्की में हुई है। तुर्की और पाकिस्तान तो बिल्कुल भाई भाई हैं, और उनका आपस में होना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसलिए भी जैसे सही बताया था, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदुस्तान इस बार एकदम से उंगली पाकिस्तान की तरफ कॉन्क्रीट प्रूफ के साथ लगा सके। इसलिए उसने प्लानिंग जो थी वो तुर्की से कराई गई थी। और एफएटीएफ की भी उसको बहुत ज़्यादा डर है कि अगर एकदम से कंक्लूसिव प्रूफ आ जाता है तो एफएटीएफ की फंडिंग उसकी ग्रे जोन में आ जाएगा, आईएमएफ की फंडिंग उसकी ख़त्म हो जाएगी। अब आप हिंदुस्तान के अंदर अगर आ जाइए तो ये जो इसके कोई भी जो एक्शन होता है, एक्टिविटी होती है, उसका एक इंटेंट होता है, एक पर्पस होता है कि क्यों ये हुआ है। तो रेडिकलाइजेशन तो एक प्रोसेस है, लेकिन इंटेंट क्या है? ये जो सो कॉल्ड आउटसाइड पावर्स हैं, जो कि नहीं चाहती कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, इंडिया की प्रोग्रेस के स्पोक लगे, उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में और एक हम हमारे से खुंदक लेके टू नेशन थ्योरी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स कैन नॉट लिव टुगेदर, एंड बाबरी मस्जिद जो था उसको शहीद किया गया था, उसका हम बदला लेंगे, उसी स्केल पे हम राम मंदिर को उड़ा देंगे। तो ये तो यहाँ का एक थॉट प्रोसेस चल ही रहा था। लेकिन इस आग में जो रोटी सेकना है वो अमेरिका भी सेकेगा, वो चाइना भी सेकेगा, और अपनी तरफ से उनको जो करना है अपने वो हेल्प देके इन चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल वो जो तार हैं, तुर्की तो है ही है एग्जीक्यूशन स्टेज में। और ऊपर से अगर देखा जाए जो फंडिंग ये अल फलाल यूनिवर्सिटी की है, ये तो सऊदी अरब और कतर की तरफ से इसकी फंडिंग हुई है और इसको लगाया गया है। तो इसमें बहुत सारे विदेशी तार जुड़े हुए हैं। अब किसका क्या मकसद था, लेकिन सब के सब अलाइन होके इस पे आ गए हैं कि हिंदुस्तान की अगर प्रोग्रेस रोकनी है, अगर मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एक सिविल वॉर की सिचुएशन करा दे तो हिंदुस्तान की प्रोग्रेस रुक जाएगी, सिविल सोसाइटी खराब हो जाएगी। बाहर से जो चाइना से शिफ्ट होकर इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहे हैं वो नहीं आएंगे, और ऊपर से इंडिया की जो प्रोग्रेस है उस पर भी एक बाधा लग जाएगी। और जो एक आइडियोलॉजिकल रिफ्ट है, जो कि मुनीर बोलते रहते हैं कि हमने बदला लेना है, ये आपके बाबरी मस्जिद वाला जो बदला लेना है, उसके लिए आपको एक यूजफुल प्रिपेयर्ड मटेरियल पहले ही आपको मिल रहे हैं, लोग बाग रिसोर्सेज वगैरह मिल रहे हैं जो आपके इस काम का सपोर्ट करेंगे। तो एक जो आइडियोलॉजिकल रिफ्ट को और इंडिया को बांटने का जो मकसद है, इंटरनली जो लोगों के अंदर एक जज्बा तो नहीं कहूँगा, बल्कि एक बदले लेने की, कुछ एक रेडिकल कम्युनिटी में बदला लेने की जो एक जज्बा है, उसको लोगों ने मौके पे लिया है, उनको फंड किया है, प्लान किया है, और इस स्टेज पे आ गए हैं। और ये एक मॉड्यूल नहीं है, ऐसे और भी मॉड्यूल होंगे। और जहाँ तक ये वाले मॉड्यूल का सवाल है, इन्होंने जो 3000 kg एक्सप्लोजिव अपने साथ रख लिया था, उसके से कहते हैं कि 32 जगह पे वो ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि इत्तफाकन जो आपके कश्मीर में पोस्टर लगाते हुए जो पुलिस को एक टिप मिली और वहाँ से उन्होंने मौलवी को पकड़ा और वहाँ से इनके नाम पता लगे, इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया था, उसके बाद सब खुला। अजीब सा हादसा है कि आप दिल्ली के पास हरियाणा के बीच में कश्मीर के डॉक्टर बार बार आ रहे हैं, और इनमें से एक डॉक्टर वो भी था जिसको कश्मीर से निकाला गया था फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, और उसको ये यूनिवर्सिटी ले रही है। ये यूनिवर्सिटी कहाँ से आई है, कहाँ से इसकी फंडिंग हुई है, कौन इसका? हैदराबाद का एक बंदा है जिसने ये यूनिवर्सिटी खोली है, जो कि वहाँ से
भी कुछ गलत काम करके आया था और ये यूनिवर्सिटी ने अपना एक्रेडिटेशन भी ठीक से नहीं किया है। तो ये ऐसे बेसिस जैसे यहाँ पे बना है ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो भी है, वैसे ही और जगह भी होंगे। अभी हमें ये 2.5 का जो 0.5 वाला फ्रंट है, इसको लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। शक्तियाँ जो बाहर से है, इस 0.5 फ्रंट को जो है इसको ये ताकत दे रहे हैं और हमारे बीच में ये नहीं, सब वो कुछ हो रहा है। जैसे देखिए सर, पिछली बार बोला था, हमें हमारी एजेंसीज हमारे को इतिहास में मीर जाफर और पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं चलेगी। मीर जाफर और जयचंदों की कोई कमी नहीं रही है हमारे देश में, और वो एक बड़ा प्रॉब्लम भी है और एक हाफ फ्रंट भी है, जैसा कि हमेशा चर्चा की जाती है। लेकिन पहले ये जो उकसाने वाले बैठे हैं, इनका तो इलाज करें पुख्ता तरीके से। मेजर साहब, उसके बाद मैं निपुण भाई आपके पास आ रहा हूं। मेजर साहब, क्या कैसे इलाज करें? वो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि हम ये जो ऐसी घटनाएं हैं इनको इतने वर्षों से देख रहे हैं। बात होती है रिस्पॉन्स की, असली चीज वही है। बाकी सब बातें जो हैं वो बेमाने हैं कि हमारे पास कितने सबूत हैं, क्योंकि कोई हम कोर्ट में केस दायर करने तो जा नहीं रहे कि भाई हम जो है सबूत लेकर के जाएंगे कि देखो भाई पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे हैं, अब इनके खिलाफ मुकदमा चलाओ और इनको जो है सजा दे दो। ऐसी कोई अदालत नहीं है। अदालत हम खुद हैं, फैसला हमें खुद करना है और सजा भी हमें खुद देनी है। तो ये सबूत होना सबूत नहीं होना, ये हम लोग 20 साल से सुन रहे हैं।